रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट एक बार फिर से आ गया है और हर बार की तरह बाय एंड लार्ज अगर डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो निराशा ही है। लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि क्या खास है ये बजट, कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कैसे आने वाले जो बजट्स हैं वो और अच्छे से आए, उसके लिए हम कैसे एडवोकेसी करें। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एनपीआरडी के सेक्रेटरी मुरलीधरन जी हमारे साथ हैं और अन्नावरम सर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं और दोनों ही एकेडमिकली अपनी बात रखते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ जहां जहां जरूरत पड़ती है प्रोटेस्ट करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दानिश, थैंक यू। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मुरलीधरन सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपके ओपनिंग कमेंट्स। देखो, दरअसल बात यह है कि भाई हर साल की तरह कुछ खास था ही नहीं। जैसे आप ओपनिंग निवास में कहा, हर साल की तरह खैर हमने तो एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दिया कि इस बजट में हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बात हमने बंद कर दिया। पहले कहते थे एक्सपेक्टेशंस बली नथिंग ऐसा कुछ कहता। अभी आज इस बार हमने जो स्टेटमेंट निकाला, हमने कुछ कहा है इसके बारे में। हम जानते हैं कि भाई वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, एटलीस्ट बल लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें एक्सपेक्ट करें ना करें दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सरकार जो कह रही है उसके जो कहती है वो करती है कि नहीं। यानी कि वी हैव ऑलवेज सेड कि दिस गवर्नमेंट इज हाई ऑन रिटोरिक एंड लेस ऑन डिलीवरी, है ना। ये हमारा हमेशा से रहा है और इस बजट में भी उसी तरह का हमने देखा। इस बजट में तो खैर डिसेबिलिटी को लेकर रिटोरिक भी नहीं है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो बजट स्पीच था उसमें एक ही बार जो डिसेबिलिटी के बारे में दिव्यांग जन करके एक रेफरेंस था और उसके अलावा कोई रेफरेंस तक इस बजट के स्पीच में नहीं है। इसीलिए जो है ये एक जनरल चीज है। दूसरी बात आप देखेंगे, एज पर ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एलोकेशन की जब बात करेंगे तो आप अपना डिपार्टमेंट देखिए। हमारा डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट डिसेबिलिटीज जो है, वो क्या क्या चीजें ओवरसी करती है तो उसको देखती है। राइट्स ऑफ पर्सन, सिपडा राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज एक्ट है जो उसके अंदर की जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है। इस स्कीम में अभी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो उसमें उसी के तहत है। दूसरा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है, प्रोडक्शन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस है, आलिमको कहते हैं जो डिवाइसेस है, एडिप स्कीम है, हैंडीकैप्ड वो लोन्स वाला हैंडीकैप्ड क्या कहते कॉर्पोरेशन जो है वो कॉर्पोरेशन देखती है, और दीनदयाल उपाध्याय डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम्स है, और नेशनल यूनिट इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो है, नेशनल ट्रस्ट है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। इतनी तमाम चीजों का देखने का मैंडेट इस डिपार्टमेंट के पास। इतना होने के बावजूद भी जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है इफ यू सी एज रेशियो टू जीडीपी अगर देखेंगे जनरली जो 0.008% आता है, इवन नॉट इवन 0.1% या 0. उस किस्म का भी फिगर नहीं है हमारे पास। दैट इज द रेशियो ऑन विच इट हैज बीन डेन। और एक जो है बजट का अगर देखेंगे, अभी पिछले साल के मुकाबले अगर देखें बजट एस्टिमेट और इस बजट एस्टिमेट को देखेंगे तो तकरीबन 1% का जो इंक्रीज है, बट इन रियल टर्म्स दैट इज एक्चुअली नॉट। आप इन्फ्लेशन को भी काउंट करना पड़ेगा। व्हेन यू से दैट देयर इज एन इंक्रीज इन एलोकेशंस, आप देखेंगे तो वी शुड एक्चुअली टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन आल्सो। एक चीज है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा भी चीज आप देखेंगे, बजट एलोकेशन को मत एस्टिमेट्स को मत देखिए आप। रिवाइज एस्टिमेट्स में कम हो जाता है, नंबर वन। सेकंड तो उसके बाद जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है उसमें और भी कम हो जाता है। तो मच ऑफ द मनी एक्चुअली दैट इज एलोकेटेड आल्सो उस पर भी काफी अनस्पेंड करके वापस चला जाता है। यानी कि 2020-21 के बजट में केवल जो है तकरीबन 35%, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 35% जो है अमाउंट जो अनस्पेंट होके वापस गया। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ दिस थिंग दैट इज देयर।
तो वन इज एक तो रिटोरिक है, दूसरा जो करते हैं वो करते नहीं है। बहुत सारे कैंपेन जिस सरकार ने भी चलाया, एक्सेसिबल इंडिया, ऐसे बहुत सारे चीजें जो उन्होंने चलाए थे, उनका ही कैंपेन और उनका ही स्कीम्स जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करने में जो है दिस गवर्नमेंट हैज बीन अटर फेलियर। और ये तमाम ये बजट के पूरे आप चीजें में देखेंगे, what we are saying is that they have actually डिसेबल को इग्नोर इन कंटेम्प्ट से हमको देखा है ना। These people are जी उस तरह से कंटेम्प्टुअस ट्रीटमेंट डिसेबल्ड को मिला है। दिस इज व्हाट माय ओपनिंग ऑब्जर्वेशन। जी अन्नाबरम सर, आपके ओपनिंग कमेंट्स। जी पहले रेडियो श्रोताओं को बहुत दिन के बाद, पहले बहुत महीने के बाद मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। और मुरलीधरन साहब तो पूरा रख ही दिया आपके पास, तो मैं फिगर्स के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमेशा हर साल उनकी एनपीआरडी की एक ऐसी विश्लेषण है। मुझे नहीं देखा पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करना। लोग सिर्फ बजट में ये नहीं मिला, वो ही नहीं मिला, वो ही बोलते थे, लेकिन ऐसी एनपीआरडी बहुत सालों से एक सिस्टमैटिक इंटरवेंशन कर रही है। They have been doing a very systematic intervention into the and come up with a very useful analysis of the budget for several years now, for a little more than a decade or so, I think. And therefore, I'm not going to add anything to it, but a couple of things. One is definitely there is a difference between statistics and statements. If you look at budget speech of Honorable Finance Minister, the budget speech is about शतऋषि है, और इनका सरकार का ये स्लोगन भी रहा, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ। जो भी है, you have the inclusive development doesn't make a sense unless and until you succeed in including the most marginalized, who without any doubt are people with disabilities. So where is that question going? Number two, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, हमेशा ये तो गलत है। रिवाइज्ड एस्टिमेट से हम ये जरूर देखना होगा, एक्सपेंडिचर ऐसी की क्या बात है, हर एक साल कम होती जा रही है। ये सिर्फ 2022 की ही बात नहीं है, अगर पहले का भी अगर देखेंगे, somehow for several years the expenditure is going, meaning the department has been unable to spend the money, whatever little money it is allocating for different schemes. और दूसरी हाथ से अगर देखेंगे तो स्कीम्स तो बहुत आ रहे हैं, स्कीम्स का नाम बदल रहा है और बहुत स्कीम्स बढ़ रहा है, लेकिन इस स्कीम्स के जो खर्चाई जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। So this is a serious thinking one has to really make. Why is it that despite being a need that we are unable to spend money, the moment we are saying we are unable to spend money, it means we are failing to reach the people. इसलिए क्यों unable to spend की बात क्यों करना पड़ेगा हमेशा? क्योंकि सरकार जब भी पैसे खर्च करने में अगर विफल हो रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि आप लोगों तक जाने में भी आप विफल हो रहे हैं, क्योंकि अवसर तो बहुत है लेकिन पैसे क्यों नहीं खर्च हो रहा है, मतलब आप लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। So that is a serious thinking, that is one has to really think about it. And I also think, going a bit further, it would also be presumptuously wrong to base our budget allocations purely based on the last year revised estimate, simply because this year, in this very Radio Udan program, Secretary Minister Social Justice and Empowerment अग्रवाल साहब ने एक अच्छी सी इंटरव्यू दी है। अगर श्रोताओं ने नहीं देखा तो जरूर देखना पड़ेगा। उसमें ये बात कही है सेक्रेटरी साहब ने कि भाई इस साल हम बहुत रिक्रूटमेंट करने वाला है। There is going to be Chief Commissioner for Persons with Disabilities. There is going to be a separate chairman for Rehabilitation Council of India, and several other statutory positions which are simply lying vacant, which are being simply under somebody's in charge. The moment you recruit all these people, and definitely we hope there will be some action. On that note, there will be more activity. And if there is more activity, there is likely to be a need for more funds. Somehow, the department and the government also utterly failed to take those factors into account, and therefore, somehow we also seem to be failing in vision. अगर
ये भी एक्सपेंडिचर क्यों कम हो रहा है? मतलब आपके पास विजन नहीं, यू डोंट हैव द विजन. इफ यू हैव द विजन, you will have the ways to spend it. And all this is happening at a time when many promises made in the RPWD Act 2016 are not even half the mark. Think of the accessibility of public buildings, which are supposed to have been fully accessible within 3 years, 3 to 5 years of the act coming into effect. Now the act it's more than 5 years now, it's close to 6-7 years, but still accessibility is not even close to anywhere 20-25%, 30%. Forget about the buildings, even the websites are not accessible, which has nothing to do with your infrastructure, very small. So therefore, there is a lot that government should do, and there is a lot that funds are needed for. But somehow the funds are being simply estimated based on our revised estimates, and then we keep on going, we keep on reducing year after year. This is definitely not a good sign. Somewhere there has to be a breakthrough, and one has to think. And government should also give it a serious thinking. All the more important because let me also remind our audience that this is the last full budget of this government. By the time we come to the next year, by this time it will be 2024. The budget will be only for 2 or 3 months, and after that the government, even if this government, again there will be a separate budget. This is supposed to be one of the supposedly full-fledged budget for the people, and unfortunately, and people with disabilities are fully neglected in this, and there's no doubt about it. The allocations seem to be very strange. Exactly. तो एक बार फिर से जो एक माइंडसेट है जो पॉलिटिकल क्लास का, जो डिसेबल्ड को वोट बैंक काउंट नहीं करते, तो इस बजट से पूरा हो रहा है कि ये जैसे आपने बताया कि लास्ट फुल बजट है और उसमें आप और यू गिव अ डैम टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. ठीक है भाई, मतलब वो एक्ट में लिखा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. जी जरूर इसमें ये भी बात है कि मुरलीधरन साहब ने ऑलरेडी उसकी बात को निकाला कि भाई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, दिव्यांगजन को आपकी ही परिभाषा में ये की बार आप रेफर किया, क्योंकि ये तो आप संख्या की बात हो रही है कहीं हर एक जगह, तो हम भी बिल्कुल मैं इसका एक जवाब भी आया था तो उसका हम डिस्कस करेंगे. मुरलीधरन सर, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपकी प्रेस जो विज्ञप्ति थी वो मैंने देखी. एक बार हाइलाइट्स हमारे लिसनर्स को अगर आप बता दें कि 1% जैसे राइज हुआ है और क्या क्या इसमें है. आरपीडी एक्ट का बजट कम हुआ है, जब ब्लड डिसऑर्डर के लिए एक अच्छी खबर है इसमें, तो ये हाइलाइट्स हमारे लिसनर्स को एक बार आप बता दें. देखो एक तो बात ये है, आई जस्ट पुट सम फिगर्स एक्चुअली. आई डोंट नो हाउ मच सेंस इट वुड मेक बिकॉज अनलेस यू हैव एन ओवरऑल पिक्चर, उससे केवल हमारे डिपार्टमेंट के फिगर्स को देखने से मेरे ख्याल से चलेगा नहीं, क्योंकि डिसेबिलिटी जहाँ तक सवाल है, क्रॉस कटिंग इश्यू हम कहते हैं. हर डिपार्टमेंट में हम ये पहले से कहते हैं दरअसल, और दूसरे भी संगठन कहते हैं कि भाई डिसेबिलिटी के एलोकेशन केवल डिपार्टमेंट को ही मत देखिए, बट बाकी तमाम मिनिस्ट्री में भी देखने की जरूरत है. HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देखने की जरूरत है, हेल्थ में देखने की जरूरत है, रूरल डेवलपमेंट में देखने, और तमाम मिनिस्ट्रीज में भी देखने की जरूरत है. मगर हमें जब तक हमें डाटा कहाँ से मिलेगा, अब पूछे डिसेबिलिटी स्पेसिफिक डाटा मिलेगा तो केवल 3 डिपार्टमेंट से ही मिलेगा. एक तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटीज, दूसरा रूरल डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उससे मिले, क्योंकि पेंशन वहां से आते हैं इसीलिए, और तीसरा हेल्थ मिनिस्ट्री के इसमें से आएगा. बाकी डिपार्टमेंट्स में जहाँ तक सवाल है, हमें कोई डिसएग्रीगेटेड डाटा जिसे कहते हैं, स्पेसिफिक डाटा जो है हमें मिल नहीं पाता. इसीलिए एक स्टडी अगर करना चाहे तो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक स्टडी डाटा के अभाव के कारण जो है पूरी तरह से एक ओवरऑल पिक्चर हमें मिल नहीं सकती. फिर भी केवल इस डिपार्टमेंट की ही बात करें तो आप देखिए कि केवल 1% का वृद्धि हुई है. जैसे पिछले साल तो 1212 बजट एस्टिमेट था, और उसमें अभी जो है 1,1224 करोड़ हो गया है ये इस बार जो है. मगर फिर भी देखिए आप डिपार्टमेंट का बजट जो है, अगेन एज आई सेड अर्लियर, टोटल बजट के मुकाबले कितना है, तो इट इज ओनली 0.04% ऑफ जीडीपी दैट इज बीइंग एलोकेटेड टू दिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, है ना. और ये देखना होगा कि पिछले साल के मुकाबले जो है 196 करोड़ जो है इस बार खर्चा नहीं हुआ पहले, यानी कि तकरीबन 35% खर्चा नहीं हुआ है. अभी आप एडिप स्कीम्स है और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय वाला स्कीम है, इन दोनों चीजों के लिए एक मार्जिनल इंक्रीज हुआ है.
बट अगेन एज आई सेड अर्लियर, ये अगर इन्फ्लेशन का काउंट करें तो वो कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक ही चीज में बढ़ोतरी हुई है, दैट इज एक्चुअली सब्सटैंशियल इंक्रीज है, वो है स्कॉलरशिप में। और अच्छी बात है दैट इज स्कॉलरशिप में जो है पिछले साल जो है 105 करोड़ था, इस साल जो है 155 करोड़ हो गया। दैट्स अ सब्सटेंशियल इंक्रीज व्हिच नीड टू बी टेकन नोट ऑफ। दूसरा आप देखेंगे आप अभी सिबड़ा जैसे अनावरण सर कह रहे थे कि भाई पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट जो है, उस एक्ट में जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग स्कीम्स है, यानी कि दरअसल 95 स्कीम से ड्रॉ करता है, उस एक्ट से ड्रॉ करता है, मगर बहुत सारे इस एक्ट में भी है उस प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अलग अलग आपने ये किया, प्रावधान किया, उसमें भी जो है दरअसल आपने कटौती की है। पिछले साल जो 240 करोड़ था, इस साल जो 150 करोड़ कर दिया आपने। ड्रास्टिक रिडक्शन। एक्चुअली मांग ये थी कि टारगेट्स को मीट करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ फेलियर टू मीट द टारगेट्स। जैसे अनावरण साहब ने कहा था कि 5 साल एक्ट ने 5 साल आफ्टर द रूल्स आर फ्रेम, तो रूल्स फ्रेम करके 5 साल हो गए। इस पिछले जून में जो है उसको करना था, आपको जून में खत्म हो गया। जून 2022 तक जो है जो 3 वर्टिकल्स आपने तय किए थे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत, एक तो ट्रांसपोर्ट, तमाम किस्म के ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट है उन तमाम ट्रांसपोर्ट को आप एक्सेसिबल बनाने की बात की थी आपने। बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड हो, मॉल्स हो, बिल्डिंग्स हो, जो भी हो, उन तमाम चीजों को एक्सेसिबल बनाने की बात की। तो तीसरा वर्टिकल व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, वेबसाइट्स है, दूसरे एप्स है, ये तमाम चीजें करने की बात की। दैट इज ऑल्सो नॉट अकम्प्लिश्ड। तो ये जो वो टारगेट्स मीट करने के लिए जितना आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसमें एक तो करने रहे आप, और दूसरा जो है उसका धीरे धीरे आप उसमें कटौती करते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस बार जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेस है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन जो है, इस बार जो उसमें एक भी पैसे का उसको आवंटन नहीं किया गया। और व्हाट दे थॉट अबाउट इट, उसको एक भी दिया नहीं गया। और अब जब हम कहते हैं कि भाई डिसेबिलिटी और पॉवर्टी में एक बड़ा देयर इज ए लिंक, एक्चुअली विशियस लिंक हम कहते हैं कि भाई ज्यादातर लोग इस देश के तमाम जगह भी जो है गरीब परिवारों से ही आते हैं, डिसेबल लोग ज्यादातर लोग। पॉवर्टी ऑल्सो is a factor for disability, not that everywhere it is or everybody is disabled because of that, but it's a major factor for disability. और डिसेबल बनने के बाद पॉवर्टी जो है और भी बढ़ता है, बिकॉज डिसेबिलिटी हैज इट्स ओन कॉस्ट, है ना। कॉस्ट में बताने की जरूरत है, सारे श्रोता जानते हैं कि भाई डिसेबिलिटी रिलेटेड कॉस्ट, उस कॉस्ट को मीट करने के लिए फैमिलीज पर्याप्त नहीं है, उसके कारण जो दे बिकम मोर एंटर पॉवर्टी और भी डीपन होता है। अब उसको वो अगर उसको एक उसमें मीट करने के लिए जो सरकार की जो स्कीम है वो है डिसेबिलिटी पेंशन जैसे देते हैं। अभी राष्ट्रीय तौर पर नेशनल स्तर पर जो है नेशनल इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन है, वो 2011 के बाद जो है, 2011 में हम मंत्री से मिले थे मुकुल वासनिक, उसके बाद उन्होंने 100 रुपया बढ़ाया था, 200 से 300 किया था। उसके बाद जो है आज तक एक भी पैसा उसमें वृद्धि नहीं किया गया। पैसा तो वृद्धि नहीं किया, मगर जो बेनिफिशियरीज है उसकी जो वो है, वो कवरेज जो है आज भी बहुत सारे राज्यों में जो है उसको कटिंग हो रही है। अभी 300 रुपया, और पिछले साल भी 290 करोड़ था, इस साल भी जो है 290 करोड़ ही है। तो सरकार ने ये कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दिस आइदर द कवरेज और द अमाउंट ऑफ द स्कीम, वी आर गोइंग टू एक्चुअली many people are going to be thrown out of this scheme. That is already the thing. दूसरा तीसरा जो हम देखेंगे, जो हमारे पास allocations का हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो है हेल्थ में। हेल्थ में आप देखेंगे डिसेबिलिटी, आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी, और हेल्थ में जो है पिछले मेंटल हेल्थ के लिए जो एलोकेशन था पिछले साल जो है 40 करोड़, इस साल भी वही है। और इस पे भी जैसे पहले कहा था कि एलोकेशन अनस्पेंड करके वापस जाते हैं, मेंटल हेल्थ में भी वही स्थिति है। हालांकि आप देखेंगे कोविड के टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई,
नहीं, बिकॉज इट हैड कम टू द फोर दैट सच एन इशू इज देयर एंड इट है करके फोर पे आया था। और बहुत सारे स्टडीज हमें बताती हैं कि भाई कोविड हैज हैड इट्स इम्पैक्ट, नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट करते हैं। अब जोशीमठ में भी आज वायर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जोशीमठ में जो हो रहा है इट इज हैविंग ए ह्यूज इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ पे बड़ा बड़ा क्राइसिस हो रहा है जोशीमठ में। और फ्लड्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स है, नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, ये तमाम चीजों तमाम इसके अलावा भी है। ऐसा नॉट सेकंड, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स, इट इज देयर थ्रू आउट द कंट्री। और निमहैंस अपना बेंगलुरु का स्टडी कहता है कि 80%, मोर देन 80% एक्चुअली, उनका स्टडी ईयरली सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं, 80% ऑफ पीपल एक्चुअली आर नॉट एबल टू एक्सेस केयर, अनट्रीटेड है। और ये लोग कई घरों में बंद रहते हैं या कोई क्वैक और मंत्री उन सब के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट गैप इज अराउंड 80% इन मेंटल हेल्थ केसेस, बट वी आर नॉट स्पेंडिंग दैट मनी, इवन एलोकेटेड मनी इज नॉट बीइंग स्पेंड। इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं। और पेंशन में भी देखिए आप, पेंशन में भी जो नेशनल पेंशन का कवरेज का जो है, इट ओनली रीचेस 3.8% ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन। बाकी के लोगों के पास नेशनल पेंशन स्कीम नहीं, पर उसका रीच नहीं है। वी शुड बी वेरी मच, वो भी पेंशन जो जाता है दैट्स एक्चुअली स्टेट स्कीम्स, एक्चुअली इट्स नॉट द सेंट्रल स्कीम, बिकॉज सेंट्रल स्कीम में एक है कि 80% डिसेबिलिटी चाहिए आपको है, और दूसरा बीपीएल में चाहिए। So you are leaving a large chunk of the disabled population out of the coverage of this thing. ये तो एक चीज है। दूसरा इम्पैक्ट जो है आप कह रहे हैं, इट इज नॉट आई एम नॉट सेइंग हमारे ऊपर तो खैर डिस्क्रिमिनेशन है ही, बट इवन सोशल सेक्टर में भी आप देखिए स्पेंडिंग, दिस बजट इज एक्चुअली इवन फॉर अदर्स को देखिए। मनरेगा में आप देखिए, मनरेगा में आपने कोविड काल में देखा होगा कि भाई कितने लोग अपने शहरों से जाके मजदूर जो वापस गांव में गए और मनरेगा पर बड़ा उसके ऊपर निर्भर थे। आज सरकार ये कर रही है कि भाई मनरेगा में जो है दे आर कटिंग डाउन एलोकेशन फॉर मनरेगा। और मनरेगा में कोविड काल में नहीं, बाकी टाइम में भी जो है डिसेबल लोग में भी जो है इसमें भर्ती हो रहे हैं, बड़े संख्या में भर्ती हो रहे हैं। और आंध्र साउथ में खास करके मैं देख रहा हूँ कि भाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वगैरह में जो है, खासकर तेलंगाना वगैरह में जो है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मनरेगा, बिकॉज़ देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। तो वो उसमें अगर उस स्कीम में अगर पैसे कटौती करोगे तो नेचुरल डिसेबल को भी जो है इम्पैक्ट करना है। फूड सब्सिडी में आप कटौती करोगे तो डिसेबल्ड को इम्पैक्ट करना है। और अब ये तमाम बात करते समय भी यू शुड ऑल्सो अगेन एक्ट के ऊपर मैं वापस जा रहा हूँ कि आरपीडी एक्ट में कहा है कि भाई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम जितने भी बनते हैं उसमें 25% एक्स्ट्रा एलोकेशन देना चाहिए सिमिलर स्कीम से डिसेबल को। वाई इज द गवर्नमेंट गोइंग बैक ऑन दैट? वाई इज द गवर्नमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द सेम? तो एक्ट रिकॉग्नाइज करता है, कानून रिकॉग्नाइज करता है कि देयर इज डिसेबिलिटी रिलेटेड कॉस्ट है ना, डिसेबिलिटी कॉस्ट है उसको, तो वी आर नॉट, यू आर सपोज टू एलोकेट फॉर दैट, आप कर ही नहीं रहे। सो act that has come into force when this government came to power, that very act is being violated by this very same government. तो बहुत सारे ये तमाम चीजें हैं। एक पॉजिटिव चीज हमने एक जो ब्लड, हाँ वो भी बता दीजिए। CPR में हमने कहा था कि there is a positive aspect to this in that sickle cells anemia को we are saying about eliminating it, मुझे पता नहीं कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, but one is there is a direction. I think the direction is positive in the sense that कि भाई इसको स्क्रीनिंग करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको नाबूदी की तरफ ले जाएंगे, that can be said, but it total मैंने उसके बाद जो कई लोगों से, कई डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया और कई एक्टिविस्टों से भी कंसल्ट की जो इसके बारे में इसमें काम करते हैं। सिकल सेल डिसीज इज स्पेसिफिकली सीन इन ट्राइबल एरिया, ज्यादातर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ट्राइबल इलाकों में ज्यादातर देखा जाता है। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं, बट इट इज एक्चुअली मोर कन्फाइंड टू ट्राइबल एरियाज एक्चुअली। सो उनमें से ये और दिस इज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एक्चुअली एलिमिनेट दिस डिसीज, बट स्क्रीनिंग जरूरी है। बहुत सारे कंसर्न्स है उसको लेकर, एलिमिनेशन जैसे कहा उतना आसान भी नहीं है इस चीज को।
अभी इसको क्या फोर्स करोगे? एक अभी दोनों अगर कैरियर हो तो क्या वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे वो हैं? और एक आदमी कैरियर हो तो क्या शादी नहीं करेगा वो? तो देर आर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू इट। बहुत वाइडर टॉपिक है उसको हम हालांकि वेलकम के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज इशू दैट नीड्स मच मोर डिबेट बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन अबाउट the slogan or the scheme or whatever we call it for elimination of sickle cell disease also. जी अनबरम सर, दो सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। मैं एक तो ये जब एक डिबेट उठी कि सिर्फ बजट में एक बार डिसेबल्ड का नाम लिया गया, नॉट एग्जैक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट, बट मैं आपकी अदालत में सीतारमन जी को सुन रहा था, तो वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सेम सवाल इनसे पूछा गया कि आपने दूसरी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया या किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि हम नाम में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। अगर मैं 40 बार नाम ले लूंगी और फिर काम नहीं करूंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा मैं ये आपसे, एक तो ये इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हो, और दूसरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब हम बजट की बात करते हैं तो जब स्पेंड क्यों नहीं हो रहा, जब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास इतनी चीजें उनके अंडर हैं, आरपीडी को इम्प्लीमेंट करवाना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे मुरलीधरन सर ने पहले बताया, बावजूद उसके पैसे वापस जा रहे हैं, स्पेंड नहीं हो पा रहे, इसके पीछे कारण क्या? पहली बात, अगर आप नाम पे विश्वास सही में नहीं करोगे तो आप नाम बदलना क्यों शुरू किया? भाई अगर नाम ही आपको जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, अगर नाम की बात ही नहीं है तो नाम की बदलना ही नहीं है, नाम के पास ही मत जाना। आप डिसेबल्ड लोगों को, विकलांग लोगों को दिव्यांग लोग जो कह दिया। अगर NEP 2020 में गए तो सब लोगों को मिला के एक नया टर्म लाया, SCDG, सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंटली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो मुझे नहीं लगता, इसीलिए ये कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इस देश में नाम की दूर जा नहीं सकता, ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दिस इज एवरी पार्टी एट द एंड ऑफ द डे वांट्स पॉलिटिकल क्लीवेज। इतना डाइवर्स है, आप नाम लेना क्योंकि अगर ठीक है बजट में नाम की बात आए तो बोले कि आप काम करना चाहते हैं। दूसरी भाई अगर ये इसी है, लेट मी टेक द रिस्क ऑफ सेइंग, इफ दैट इज द केस, व्हाई डिड यू रन सो मच कैंपेन सेइंग दैट वी आर इलेक्टिंग अ ट्राइबल प्रेसिडेंट? नाम की बात ही नहीं चाहिए ना आपको, तो ट्राइबल क्या हो या दूसरी को जो भी हो। मैं ही नहीं कभी नहीं सोचा कि इस पार्टी कभी ऐसी कैंपेन करेगी कि भाई इस कम्युनिटी से हम किसी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस पार्टी ने करता था, इससे पहले कोई लेफ्ट पार्टी ने करता था, तो दे यूज्ड टू मॉक इट देम एंड दे रिपीटेड द सेम। So therefore, somebody saying, any minister saying that we don't believe in names is a false. Unfortunately, we had that expectation that these people won't repeat it. Let me tell you very frankly, but they failed us. Today, they have no option to say that we don't believe in the norms because they played that politics so badly, more badly than any other party before. तो इस बात जब आप काम ही नहीं करते हैं तो नाम ही नहीं लेने की जरूरत है ही नहीं आपके पास। तो पैसे पहली बार क्यों लेते थे और अब क्यों नहीं लेना है? अगर आप मेरी बात आप लिख लीजिएगा, अगर अगले साल में जो भी हो रहा है स्पीच इलेक्शंस की कैंपेन में और इसी बजट में जितने बार यह नाम पूरा आएगा आप ही देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा। तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट। नंबर 2, द कॉन्क्रीट क्वेश्चन, व्हाई इज इट दैट वी आर somehow failing to spend the money? दानी जी सही आप क्वेश्चन पूछे हैं। आई थिंक वी हैव टू, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम फुली राइट, बट लेट मी इंडिकेट वन इज आफ्टर 2016 or 17 or so, most of the schemes in most of the departments, but particularly in the Department of Empowerment of People with Disabilities, schemes are now being outsourced to NGOs. Earlier, the funding used to go to the state governments. State governments used to send them back to the districts. They used to spend money. Take the example of ADIP scheme itself. How the ADIP scheme was being spent? Most of the disabled departments in the state governments used to get the money. They used to buy the ADIP scheme, the items, and then the report used to come to basically the thrust of the implementation was the government, whether it is the state government or the central government. But after 2016, there is a U-turn. The funding they started giving it to NGOs.
Within 1 or 2 years, they realized that there is huge leakage in the NGO sector and they tightened the norm. And the moment they tightened the norm, no NGO is coming forward to take the money in the first place. ये बात दूसरी कॉन्टेक्स्ट में मिसेस निर्मला सीतारामन जी ही कही थी, पार्लियामेंट में ही कही थी. भाई probably he was talking in the different context. He said probably we will have to loosen our norms. क्यों loosen करना पड़ा है? क्योंकि now no NGO, no non-governmental organization is ready to take money from you. That is one of the primary reasons. So in which case they should have gone back to the old rule of sending money to the departments, asking them, give them some leeway. Because today the private sector, particularly the NGO sector, is in a disarray. And you cannot, when it comes to something like as serious as an act implementation or accessibility, we cannot really fully depend on these NGOs. Where is the state's responsibility? There is a compelling interest for the state, and that is being violated. The simple reason, to me, if you ask me, the simple reason is because the government is not ready to spend money, to take the responsibility and be the agent of implementation. Today, for most of the schemes, including Accessible India, for your kind information, the thrust is on the NGOs. You invite NGOs to come and take money, but nobody is coming. And this unfortunately, आपने 2-3 शो भी किया इस बात पर, लोगों को पूछा भी है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा क्यों पैसे जा रहा है, वो इसी ऑर्गेनाइजेशंस बार बार सेलेक्ट क्यों हो रहा है. इसीलिए है वो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के बहुत नजदीक हैं, वो लोगों को अकाउंटेबिलिटी कोई पूछता नहीं है. लेकिन दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबिलिटी ज्यादा पूछना शुरू किया, वो लोग तो आके पैसे लेंगे ही नहीं आपके पास. दो ऑर्गेनाइजेशंस फील सो कॉन्फिडेंट विद यू, they are coming and taking money. That doesn't mean that they are properly implementing it, because they have that leeway. Those same NGOs come, take the money and go off, and no one is, in fact, no genuine organization working for the people is actually coming forward and taking money. So there is a substantial gap being created, and that's a serious thing. And all the more important because the electioneering year, they should have ideally changed the design of the implementation. But that is not happening, and I think that is one of the reasons. The second part, of course, is if you actually see the patterns, particularly in our department, not only across the social sector, not only in our department particularly, but in our department, nothing much is changing. For the last 7-8 years or so, the same game, same kind of strategies. There is hardly anything new. And unfortunately, the needs of the people are not taken into account. There's so many changes. ADIP scheme में 2-3 बदलाव लाए हैं, items बढ़ाया, लेकिन पैसे नहीं बढ़ाए. देख लीजिएगा, almost 50 to 60 items have been added into ADIP, but the cost remains the same. Then who is going to come and take your ADIP scheme? And the ADIP scheme today is handed over to national institutes. National institutes, let me tell you very frankly, do not have reach. They just NIMH ही लीजिएगा. NIMH कहाँ बैठते हैं? सिकंदराबाद में बैठते हैं. और कोई तेलंगाना में कहीं बहुत लोगों को NIMH के बारे में जाते ही नहीं है. वो लोग कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? NIVH की ब्रांच है चेन्नई में, वो लोग कहाँ कवर करेंगे? So that is again a big mistake of the government. ADIP scheme should have ideally gone to the states and to the state agencies, corporations, departments. They should have been the right agents of implementation. And in the same fashion, the Sugamya accessibility scheme, accessibility, who are responsible for accessibility? Ideally, the PWD departments, public works departments, CPWD in the state, in the center, and public works departments, they should have been created more awareness. Today, many CPW is slightly better, at least as far as our interaction is concerned. Most of the time they are insisting on accessibility, but most of the other state PWD departments, they don't have any awareness whatsoever about the accessibility norms at all. Where are you going to do this? So there is a huge work. Somehow we are shirking out of that, and in the process we are creating this large gap, and that has to somewhere, and the government really has to think. And by the way, there is one advantage, at least there is one suggestion that government can seriously think of. What is the sector that got the biggest boost budget? I think every even school going child will tell you it is the
infrastructure, capital infrastructure. How many? More than 10 lakh crores. Very huge investment. So where is the where is this 10 lakh crore rupees going to be spent? It is going to be spent on your roads, supposedly going to be spent on your roads, railways, the shipyards, the airports, buildings. And if you ask me, and perhaps the finance department should start taking section 48 of one of the most neglected section of the act into account. Now should ask everybody who is taking money from the government out of this capital expenditure allocation, do social auditing. If you are taking 2,000 crore rupees to build a road, they have to give us a social auditing, invite people. Is the road being built by XYZ company really accessible? Are there footpaths? Is the building constructed by CPWD really accessible? Not the government's doing. There is a social auditing section. Everybody forgot about it. And ideally, every capital infrastructure project is supposed to be socially audited. But I don't think anybody has done it. At least now we are allocating 10 lakh crore rupees. We also want to see, okay, आप तो हमारा डिपार्टमेंट को पैसे नहीं दिया, ठीक है, हमें अब नहीं दिया, कम से कम जो पैसे आपके पास, जो मैक्सिमम ज्यादा पैसा जो खर्चा करना चाहते हैं, वो जो 10 लाख करोड़ जो रुपये करना चाहेंगे, कम से कम उस प्रोजेक्ट को आप सोशली ऑडिट करवा दीजिए. हमको बता दीजिए आउट ऑफ दिस हाउ मच ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी रियली एक्सेसिबल. कम से कम ये तो कर सकते हैं सरकार. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. जस्ट वन थिंग, आप इस ऑडिटिंग की बात कर रहे थे. जी, I agree, auditing should be there, but again auditing is also again outsourced. आउटसोर्स ही करते हैं ऑडिटिंग को, और इसमें से हमारे कई साथी हैं जो उसको ऑडिट करते हैं, है ना. यू नो व्हाट इज द आउटकम ऑफ सच ऑडिट्स एक्चुअली. आप देखिए पार्लियामेंट पिछले अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो है, उनको रेगुलर सीट नहीं मिला, उनको पीछे बैक रो में बैठना पड़ेगा व्हील चेयर के हिसाब से कारण है. And that parliament has been audited. उसकी accessibility audit हुई थी कुछ समय पहले, है ना. और you know about that. I'm not going to who did it, but it was audited. ठीक है. अब उसका रिपोर्ट क्या आप देखिए, अलग चीज है. दूसरा आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स है जिसका ऑडिट रिपोर्ट है, they have been certified as accessible, जो बिल्कुल accessible नहीं है. So that sort of things also happen in this. I'm just pointing out. I'm not contradicting what you're saying, but I'm right. You're right. These things are also happening at the same time. Our people are also partially, in some way, responsible also for contributing to such situation. Not I'm saying they're fully responsible for this, but some way that's systemic corruption. We are also part of that corruption. एग्रीड, एब्सोल्युटली. तो उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा. जो सोशल खास करके सोशल ऑडिटिंग की बात आती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन होना चाहिए. दैट इज द पर्पस ऑफ द सोशल ऑडिटिंग. आई एग्री फुली विद मुरलीधरन साहब की, खास करके अगेन आई एम नॉट पर्टिकुलरली क्रिटिकल अबाउट इट, बट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर जो भी सोशल ऑडिटिंग हो रही है, इट इज हैपनिंग इन अ वेरी वेरी lukewarm fashion. But that also one should keep in mind. When it comes to social auditing, it is all about civil society participation. One of the reasons why MNREGA today could become so strong was, at least in the initial years, beginning from 2013. Before that 2013 में तो एक्ट आई, लेकिन इससे पहले से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था. There was a strong civil society component in it. Civil society was taking a very active part in socially auditing the MNREGA. That is one of the reasons why today MNREGA is one of the most successful scheme. And therefore, I think social auditing should be given a priority today, at least now that you have decided to spend this high, very huge amount, 10 lakh. Nobody expected. Even the industry came out and said after the budget, हम भी इसको नहीं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया. जो इंफ्रा इंडस्ट्री जो है, वो ही लोग कहा बाहर आके कि भाई हम भी नहीं एक्सपेक्ट किया कि इतना ज्यादा पैसा हमको नहीं दिया जाएगा. मतलब दिस इज अ ह्यूज अमाउंट. ऑफ कोर्स
At the end of the day, we also have to see how much of that money is going to be spent. That's a different story. At least on the paper, we have and to whom it is going to go. 10 lakh plus crores. But even if you can spend 60% of it, even if you can, that's also going to be a very huge amount. Therefore, at least भाई कम से कम आप दिव्यांग लोगों को आप याद में रख लो कि इनसे कम से कम जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आप करवा रहे हो उसमें हमारा सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्व करो और उसका सोशल ऑडिटिंग करवा देना, वो भी न्यूट्रल, क्योंकि मुरलीधरन साहब ने सही बोला, रिमाइंड किया, कम से कम याद दिलाया भी कम से कम भाई उसको न्यूट्रल कराओ। आपकी लोगों को तो वह रखते ही हैं, रख लो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं वो लोगों को भी लाओ अंदर, उसी के बाद ही आपको कम से कम ट्रूथ, सच्चाई बाहर आएगी। जी मुरलीधरन सर, अब आप अगर ऐड करना चाहें कि ये पैसा क्यों नहीं स्पेंड हो रहा तो आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा रोल, हर बार मैं ये पूछता हूँ, जैसे अन्नाबरम सर ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आपकी प्रेस स्टेटमेंट आई बजट के ऊपर और आपके ही कुछ आर्टिकल भी आए, हम अवेयर हो रहे हैं, हम ट्विटर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन हमें बजट पे कुछ और कहीं से सुनने को, देखने को या चर्चा का विषय बना ही नहीं। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट्स बना भी रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो रिपोर्ट्स किसको, पीपल आर नॉट कमिंग इन पब्लिक टू स्पीक अबाउट दैट। आप अपने ही लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि दीज आर सम टेक्निकल सब्जेक्ट्स वेयर अगर आप इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके काम का तभी फायदा है, आप बाहर आए, लोगों को बताएं एक्सेसिबल लैंग्वेज में क्या पॉइंट्स हैं। तो हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों इन टॉपिक्स पे बात ही होनी बिल्कुल बंद हो गई है? ये दरअसल दुर्भाग्य की बात है कि भाई इन इश्यूज पे जो है चर्चा नहीं हो रही है। तो मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, और दूसरा हमारे संगठन जो अभी काम कर रहे हैं, दरअसल संगठन ज्यादातर जो है एडवोकेसी में छुप के एडवोकेसी करते हैं, लॉबिंग करते हैं, नॉट सॉर्ट ऑफ एडवोकेसी, और राइट्स के लिए लड़ने की वाली बात जो है कई पिछले कुछ सालों से जो है मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं। हमने ये बात सही नहीं होगा कि आप कहेंगे कि इसको लेकर कहीं विरोध नहीं हुआ है, ये बात सही नहीं है। हमारे जहाँ अफिलिएट्स हुए, एनपीआरडी के अफिलिएट्स, हमने हरियाणा में इसका विरोध किया, जहाँ हो सके हिसार में, रोहतक में प्रदर्शन किया इसको लेकर। तमिलनाडु में आज की तारीख में भी कई जगह प्रदर्शन हुए, तो निरंतर वहाँ इसका विरोध हो रहा है। तेलंगाना में कई जगह विरोध हुआ है, आंध्र प्रदेश में कई जगह विरोध हुआ है, तेलंगाना में, हैदराबाद में। संख्या बड़ी नहीं होगी मगर विरोध जरूर हुआ है इस चीज का, छोटे मोटे प्रदर्शन हुए हैं। कर्नाटका में हुआ है, केरल में हुआ, कई जगह हमारे जहाँ भी हम कर सकते थे वहां जब जो है हमने किया है। और ये नहीं कि सभी आंकड़े सबको समझाना मुमकिन नहीं होगा, और समझ भी नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट मेन मुद्दे जो है इस मुद्दे के कि सरकार हमारी ये नहीं कर रही, अनदेखी कर रही है, हमें जितना चाहिए मिलने, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है, हमारे पेंशन में वृद्धि नहीं कर रही है, हम नौकरी रोजगार के साधन हमारे उपलब्ध नहीं है, मनरेगा में जो काम मिलते थे उसको अब कटौती कर रहे हैं। ऐसे चीजें तो कम से कम हम लोगों के पास ले जाने में, जहाँ तक हमारी पहुंच है वहां तक ले जाने हम जरूर कामयाब हुए हैं। ये कहना हमारी रीच, ये नहीं कहूंगा कि हमारी रीच बहुत बड़ी है, हमारी लिमिटेड रीच है। उस रीच में हम जो कर मैंने सकते हैं, एनपीआरडी के अलावा बोला, मतलब जो एक्टिविस्ट, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गया जी। पर वो दुख की बात है कि बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दबे हुए हैं, बहुत सारा अलग अलग कारण से दबे हुए हैं, अलग अलग वजहों से दबे हुए हैं। अब वो सवाल उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि भाई दे आर नॉट, rather than me casting aspersions on them or saying accusing them anybody else, they should actually come out and give us a reason why they are not coming out and protesting against such a huge attack on us. I would say it's an attack on us. हमारी रोजी पे, हमारे रोजगार पर, हमारे सोशल सिक्योरिटी पर, हमारे तमाम जिंदगी पर एक पूरा अटैक है जिस तरह से सरकार कर रही है। उसको अगर हम लड़ेंगे नहीं, हम बचा नहीं पाएंगे, तो उसको वो बचाने के लिए हमको बाहर निकलने की जरूरत है, और वो करे बिगर कुछ नहीं हो सकता है। अभी इंडिगो का जो इंसिडेंट था लास्ट ईयर, हाँ, क्योंकि वो इंडिगो के खिलाफ था, तो हमने हर जगह वो शोर देखा, उसके नतीजे भी आए, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ नहीं था, इंडिगो के खिलाफ था, सरकार इनडायरेक्टली उसमें थी, सिविल एविएशन। तो अगर वहां सब हो दानिश उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जो इंडिगो के फेवर में बोला था, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन एक आवाज थी सोशल मीडिया पे, एक डिस्कोर्स था
और बहुत सारी आवाजें यूनाइटेड थी उसमें, अगेंस्ट भी और फॉर भी कुछ हो सकती है, लेकिन इसमें तो सब है ही साइलेंट ना सर। देखो दानिश, उसमें भी एक चीज आप देखेंगे, उसमें भी एक सेक्शन था जो वोकल था, एक छोटा सा सेक्शन जो वोकल था। कौन डिफेंस में था उसमें भी नहीं जाए हम लोग, फिर भी आप देखेंगे देयर इज अ बड़ी क्लास बेस टू इट। इसको भी समझो मेरे भाई, ये जो घटना जो हो रही है, इस किस्म की घटनाएं रोज गांव में होते हैं, रोज बसों में चढ़ने वाले ये लोग होते हैं, डिसेबल्ड जो होते हैं, खैर उनको चढ़ाते नहीं है बस में, चढ़ने के बाद उनको गाली गलौज करते हैं, उनको जो सीट एलोकेटेड सीट है वो मिलता नहीं है, रेलवे में होता है, रोड पे होता है, सब कुछ होता है। वो इंसिडेंट कोई अखबार वाला या कोई आपके डिसेबल्ड एक्टिविस्ट जो है उसको हाईलाइट नहीं करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये इंसिडेंट सही था, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ, this has to be condemned and has to be fought again, that's a different thing, but there is a class angle to it, let us be very clear about that। जी। ये जो घटना रोज होती है उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, ये ऐसी घटना हो जाती है, तमाम साथी जो हमारे आ जाते उसी वो तमाम साथी आए, दूसरे घटना में भी आए, मेरा ये कहना मतलब है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, अन्नावरम सर, आप कैसे देखे, हमारा रोल कैसे देखते, हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं इससे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मुरलीधरन साहब से कि भाई आज जो हो रहा है वो एडवोकेसी नहीं है, लॉबिंग। ऐसा ही लगता है कि सही बात है, क्योंकि सब लोगों कहीं ना कहीं, दानिश जी, सिर्फ हमारा ही सेक्टर नहीं है, हर एक सेक्टर जो भी सोशल ग्रुप का आप लीजिएगा, कम से कम आज सब लोग इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि भाई हमको हमारी आवाज कोई सुनेगा नहीं, खास और उसके पीछे से हमको दबाने के लिए ही लोग करेंगे। सरकार जो बड़ा है तो हम बोलेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे। ये बहुत दुर्स्थिति की बात है। अगर आप मॉरली अब नहीं कहने के लिए तैयार नहीं है, मैं ये कहूंगा जरूर आप बाद में भी और भविष्य में भी बोलने की मॉरल राइट नहीं बनेगी। मैं सब लोगों को यही बात बता रहा हूँ और बड़ा लोगों को ये बात, नायक लीडर लोगों को बता रहा हूँ, जली या जो भी हो, भाई अब आप ठीक है। अब वो लोग क्योंकि आपकी इनसाइड द डोर दे विल एडमिट टू यू। सर हम कहेंगे कि सर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कि वो लोग बोलेंगे भाई क्योंकि दिस गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू अस, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट। अगर ऐसी है, अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट fight against only that government which listens to you, which pays you some attention, then you don't have a moral right to fight against the government that listens to you. All the more कि कम से कम वो लोग आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उन लोगों को खिलाफ बात करने के लिए तो आपको तो राइट ही नहीं बनेगी। That will definitely show up. We are setting more than anything else, we are setting a wrong precedent for Indian democracy. It's not about disabled sector alone. And we will see the repercussions tomorrow, because today you are silent, everybody knows who is what, and when next government comes, it may come 2014, 24, it may come even in 2040, भाई कम से कम दूसरी सरकार कभी ना कभी तो आएगा है ना। उस समय पे ये सब लोग जो छुपे हुए लोग हैं, बात करने की मॉरल कहाँ, राइट कहाँ बनेगी? So therefore we are setting a very wrong precedent. We are actually digging our own ditches just under our own feet, and more than anything else it is not good for democracy, क्योंकि अगर आवाज आप नहीं उठाएंगे then there is not going to be any development, because it's a very huge machinery. No, your bureaucrat, your minister doesn't know anything. You people have to be given the voice, and then they will be able to the government will be able to set things right. दूसरी बात और एक है दानिश जी, ये बात जरूर हम कहना पड़ेगा, somehow today the media is fully, how many times you want me to say that, fully bought over. Today the Indian media is run by just two companies, two industrialists are running the Indian, except one or two. But sir, how does that matter? It matters a great deal, because when you I tell you, because नहीं, लेकिन पहले भी तो कौन डिसेबिलिटी का मैटर उठाता नहीं था मीडिया, पहले कौन सा उठाता था? सर ये एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। क्यों इसीलिए मैटर करता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट पहले जो मीडिया पर दबाव था वो लोग सरकार के खिलाफ, लेकिन अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट मीडिया पे पालन कर रहे हैं वो लोग सरकार के साथ खड़े हैं। ये डेंजरस ट्रेंड है। जब फोर्थ एस्टेट shakes hands with the government, which it is supposed to scrutinize, make accountable, then that is all the more
how do you say it? It is a devilish. Media is supposed to scrutinize the government, which it did for a long time. मैं एक ही आपको उदाहरण कहूंगा मैं 2014 में RPWD एक्ट बनना था, लोकसभा में कोई उसका तो कोई खिलाफ नहीं था कोई, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशंस खड़े होकर उस एक्ट नहीं बना दिया। लेकिन मीडिया कितना कवरेज दिया उस समय पे आपको तो पता ही है, छोटी सी इंसिडेंट था लेकिन मीडिया इतना कवरेज दिया खुल के और एक्ट ही नहीं बन पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2014 एक्ट बनना था, लेकिन उतना अटेंशन मीडिया ने दी। लेकिन आज ये कितना हो रहा है, लेकिन वो अटेंशन आपको मिल रहा है मीडिया से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले मीडिया बहुत अच्छा था हमारे लिए, नहीं है, लेकिन जब सेंसेशनलाइज करने की कोई बात थी, कंट्रोवर्शियल बात करने की बात थी, मीडिया तो आके उसको सेंसेशनलाइजेशन करते थे और उसको बहुत बढ़ावा देते थे और पूरा मीडिया पर आपको स्टोरीज सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा इश्यू है सरकार के खिलाफ, मीडिया आपको बावी नहीं देगा। अगर लिखा भी है और शो भी की और वो भी बहुत माइन्यूट इनसिग्निफिकेंट वे में करेंगे। So there is a vested interest of the media, and this is happening not just, again I want to point out, not just with the disability sector, across. This is a very very dangerous trend. कि जिस तरह से मीडिया 2014 तक जो 2014 तक जो मीडिया की बिहेवियर थी और 2014 के बाद मीडिया की बिहेवियर है, अब तो आपको तो पैराडाइम शिफ्ट है। ये नहीं कह रहा हूँ अगेन 2014 के से पहले जो मीडिया कर रहा था वो सही नहीं है, वो भी एकदम ये तरह से अगर देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिक है। जिस तरह से सरकार के खिलाफ करते थे और जिस इश्यूज पर वो लोग आवाज करते थे, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। बट सडनली यू टेक अ यू टर्न, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन इंडियन मीडिया, एंड खास करके नाउ लाइक नेवर बिफोर Indian media today is completely centralized, absolutely centralized, and just two industries run the media. This is a dangerous part, not only for disabled, for anyone else, but including disabled. Okay, अब हमें क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मुरली सर आपसे। हमने कहा कि डिसेबल्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता। अभी आपने एग्जांपल दी चर्चा में कि जहां हमारे ही लोगों को इंक्लूड किया गया सोशल ऑडिट में भी, वहां भी जो रिजल्ट है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब मुझे उसका समझ नहीं आता क्योंकि यू बीन पेड ऑल्सो, और अगर आपको काम ही दिया गया, whosoever does it at least does with the perfection जो रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज हम हमेशा मांग करते हैं कि गवर्नमेंट कमेटीज बनाए, एडवाइजरी बोर्ड हो या कुछ भी हो। हम देखते हैं कि जैसे ही बंदा कमेटी में जाता है, हमारा ही बंदा कमेटी में जाता है, उसके बाद वो कोई बात ही नहीं उठाता है, वो गवर्नमेंट का ही हो जाता है। फिर ऐसी कमेटीज या हमारे इंक्लूजन से भी क्या फर्क पड़ने वाला है? और आपके क्लोजिंग कमेंट इस बजट के ऊपर। नहीं, कमिटीज में भी लोग जो है नॉमिनेटेड लोग हैं, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। और कमिटीज में आज की बात नहीं, तब तमाम पहले से भी होता रहा है कि भाई इट्स ऑल पॉलिटिकल नॉमिनेशन से पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बिहेव अदरवाइज। एक्चुअली वो उनका ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है वो अलग चीज है, बट दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, आप लेट अस कम टू द मेन थिंग नाउ एज फार एज इश्यूज बजट की बात करें, और दूसरे जो बात करें हम क्या चाहते हैं, जैसे हम कहेंगे तो बजट को लेकर कुछ मांगे, जैसे क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पर मैं आई विल एक्चुअली से इश्यूज क्या क्या हम रेस करना चाहते हैं, वो उसके बाद आप तो कहेंगे भाई। बिल्कुल सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझसे रह गई। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हमने बात की थी जिसको नहीं माना गया, तो उसको भी प्लीज टच करें, और वो क्या है हमारे लिसनर्स को बताएं प्लीज। ठीक है, हम यूनिवर्सल में आ रहा हूँ बाद में, लास्ट में वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव एक्चुअली रेज्ड आल्सो, कि हम ये कह रहे हैं कि पर्सन्स पे इस एक क्रॉस सेक्टरल इशू के तौर पे देखना चाहिए, और जो है जितने भी स्कीम्स हैं वो तमाम स्कीम्स को जो है एक लाइफ साइकिल अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। बच्चा का जन्म जब होता है और अंतिम तक, उसकी लास्ट स्टडी तक के जो है उन तमाम जरूरतों को ध्यान में रख के स्कीम्स को डिजाइन करने की जरूरत है। आरपीडी एक्ट में जैसे प्रावधान है, उन तमाम प्रावधानों को देखकर जो है स्कीम्स का डिजाइन में फेरबदल करने की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड एक्चुअली
हम देखना चाहते हैं। दूसरा जैसे जेंडर बजटिंग होता है, विमेन के लिए अलग बजटिंग होने की, जेंडर बजटिंग अलग होता है कि महिलाओं की दूसरी तरह से, उस तरह से डिसेबिलिटी बजटिंग को भी जो है देखना चाहिए। और हम कहते हैं कि भाई 5% एलोकेशन अक्रॉस मिनिस्ट्रीज होना चाहिए डिसेबिलिटी को लेकर। ये हम कहते हैं, कई सालों से कहते हैं, और दोबारा इस मांग को जो है हम कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट की जो है डिपार्टमेंट के एलोकेशन में भी खासी वृद्धि करने की, तो अलग अलग खास करके सिपड़ा में स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज, आरपीडी एक्ट के प्रोविजंस को अगर आप सही मायने में आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए एक बड़े पैमाने पर जो है आपको एलोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। मेंटल हेल्थ केयर के प्रोविजंस, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है 2017 में आपने जो पास किया था, उसके तहत बहुत सारे चीज एजेंसीज बनने हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। खासकर कि ट्रीटमेंट गैप इतना बड़ा है, उसको अगर दुरुस्त करना है आपको, तो उसको अगर दूर करना है आपको, तो उसके लिए बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके लिए भी एलोकेशन जो है आपको बढ़ाने की, खाली एलोकेशन बढ़ाने से नहीं चलेगा, उसको खर्चा करने की जरूरत है। इट शुड नॉट गो बैक अनस्पेंट ऑल्सो। मोर एलोकेशन से खाली होगा नहीं, इट शुड नॉट गो बैक अनस्पेंट ऑल्सो। और एजुकेशन में भी जो है आप ये देखेंगे, अभी एनईपी आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल से बाहर जा रहे हैं। देयर आर क्लोजर्स हैपनिंग इन द विलेजेस। अब आप बड़े बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, आप नाइबरहुड स्कूल्स क्लोज कर रहे हैं। नाइबरहुड स्कूल्स क्लोज करने का मतलब है जो गरीब परिवार से आते हैं वो जाएंगे नहीं स्कूल, जो वल्नरेबल सेक्शन से वो जाएंगे नहीं स्कूल, जो डिसेबल्ड है वो जाएंगे नहीं स्कूल। इन तमाम चीज इनको कैसे आप एजुकेशन दे, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। दूसरा हम कहेंगे कि भाई आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हो, मतलब फर्स्ट प्लेस जो एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है वो हमारा घर है, जहां हम रहते हैं। वो घर को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या सर, क्योंकि ज्यादातर लोग के पास पैसा नहीं होता, उस घर में रिट्रोफिटिंग है, जो भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है करने की। सो आर यू गोइंग टू अलॉट सम मनी टू सी दैट पीपल who don't have accessible home और इंफ्रास्ट्रक्चर, घर का छोटा एक मकान का कमरा हो या दो कमरे का मकान हो, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या आप रिट्रोफिटिंग मॉडिफिकेशन के लिए आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे। दूसरा आप देखेंगे अभी जॉब रिजर्वेशन, अभी सरकार जो है, आप एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई डिसेबल के लिए केवल एक ही एवेन्यू है एम्प्लॉयमेंट का, वो है सरकारी। गैर सरकारी जगहों पर तो नौकरी, हालांकि कुछ कॉर्पोरेट्स इधर उधर के लिए कुछ करते हैं नाम के वास्ते, बट इट्स नॉट मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या और दूसरा है सरकारी। अब सरकारी जगहों पे जब आप एक तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, और दूसरा आप पीएसयूज को आप बंद कर रहे हैं, और लैटरल एंट्री अभी कर रहे हैं। अभी तो बड़े पैमाने पे लैटरल एंट्री हो रहा है, यानी कि पोस्ट कम कर रहे हैं, पुराने जो रिटायर हो गए थे उनको वापस आप ला रहे हैं। तो ऑल दोस एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्चुअली क्लोजिंग डाउन। तो हम कह रहे हैं कि भाई एक तो वो है, हम कहेंगे कि सरकार को बंद कर रहे हैं, वो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस गिवन दिस ओरिएंटेशन ऑफ दिस अर्लियर गवर्नमेंट। सो व्हाट वी आर एक्चुअली नाउ आस्किंग फॉर इज, या रिजर्वेशंस को आप एक्सटेंड कीजिए प्राइवेट सेक्टर में भी। कुछ लोग कहेंगे भी इज नॉट पॉसिबल, ठीक, क्योंकि बुक और SC STs को दिया नहीं। SC STs आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर रिजर्वेशन, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, उसको अगर नहीं करें, देयर इज अदर वेज ऑफ डूइंग इट ऑल्सो। जैसे प्रपोजल आया था ये जब ड्राफ्ट पॉलिसी बन रही थी, उसमें भी हमने कहा था कि भाई देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस में है, जर्मनी में है, और बहुत सारे राज्य में जहां कोट किया था हमने एग्जाम्पल्स, जहां पर जो है एक थ्रेशोल्ड है कि 20 एम्प्लॉइज है एक प्राइवेट फैक्ट्री में या प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में, 21 में अगर रिक्रूट करेगा, इट शुड बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इफ इट इज नॉट अपॉइंटेड, देन आपको एक एडिशनल सेस देना होता है, एज अ पेनल्टी है, सेस आपको देना पड़ता है। दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो उस किस्म की चीजें आप ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लाने की जरूरत है। और हमने जैसे हेल्थ के बारे में भी कहा कि भाई एक यूनिवर्सल जो है आपको हेल्थ कवरेज होना चाहिए, यानी कि फ्री तो आप बात करें मगर फ्री इट्स नॉट एक्चुअली यूनिवर्सल कवरेज। आप तमाम चीजें मीट करने के लिए हैं, तमाम हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज डिसेबल लोगों की भी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे हैं, एंड इट डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑल्सो। मेनी पीपल नीड हाई सपोर्ट नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनके नीड्स अलग है।
मेडिसिन के नीड्स अलग है, दूसरे रिक्वायरमेंट्स की ये तमाम चीजें कवरेज को फ्री करने की हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सटेंड करने की बात करें, दे शुड आल्सो कवर असिस्टिव डिवाइस है। अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो होता है, इट डज नॉट कवर योर असिस्टिव डिवाइसेस एक्चुअली। सो वी हैव बीन आल्सो आस्किंग दैट असिस्टिव डिवाइसेस और एड्स को जो है, बहुत सारा असिस्टिव डिवाइस और एड्स जो है बहुत ही कॉस्टली है। तो इसको भी हम कहते हैं, और दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे हाउसिंग के लिए, इसके लिए, ये तमाम चीज, दैट दीस आर सम ऑफ द मेन इश्यूज एक्चुअली वी कीप ऑन हाईलाइटिंग ड्यूरिंग द कैंपेन। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में, उसमें भी हम इन तमाम चीजों को हाईलाइट करते हैं। दीस आर सम ऑफ द इश्यूज एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न। जी, अन्नावरम सर, आपके क्लोजिंग कमेंट और आप क्या ऐड करना चाहेंगे? पहली बात, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की। यूनिवर्सल हेल्थ एक ऐसी चीज थी, और ये तो बात हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अब एक्ट में भी इतनी बड़ी बड़ी बात की गई है, और ये तो सिंपल चीज है। अगर आप बहुत डेवलप्ड कंट्रीज देख लेंगे, क्योंकि आप आज इंडिया इज चेयर ऑफ G20 है, तो आप डेवलप्ड कंट्रीज भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अपने पास जो फैक्टर्स प्रैक्टिसेस जो है वो पूरा दुनिया भर जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अध्यक्षता कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर, ऐसी G20 जैसी ग्रुप में ये वो भी होता है, जो भी चेयर है उसकी भी एक मॉडल रखना होगा। अगर डिसेबिलिटी सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की अगर मॉडल दिखाना चाहें दुनिया को, आपके पास क्या मॉडल है? और अगर ऐसे ही हाईली डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस अगर देखेंगे, आपके पास एक नेशनल हेल्थ स्कीम है वो लोगों के पास, और आपकी पेंशन दी सरकार की सेक्टर की जो एम्प्लॉयज है वो लोगों को छोड़ के हर डिसेबल्ड लोगों को, हर आदमी को सरकार ने ही एक पेंशन ला के रखती है। आपकी प्रीम पेंशन की पैसे जो है सरकार पे करती है कि आपको एक पेड इंश्योरेंस है। भारत का भी ये तो जरूरत हो गई है, इसीलिए हो गई कि अब सरकार की हॉस्पिटल्स जो है वो तो काम ही नहीं कर रहा है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेक्टर के अलॉटमेंट जो एलोकेशन करना था वो नहीं कर रहे हैं साल के पर। तो इसीलिए खास करके यू हैव वीकेंड योर ओन हॉस्पिटल्स, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। दैट इज ओके, दैट इज अ चॉइस यू मेड, इन विच केस सरकार ने हर एक आदमी को, खास करके जो मार्जिनलाइज्ड डिसेबल्ड लोगों को, पेंशन सरकार नहीं लाना होगा, करना था। एटलीस्ट एज फार एज द यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम इज कंसर्न, the immediate need is to have an insurance, comprehensive insurance। सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, comprehensive insurance both for life treatment and afterlife. That insurance has to be paid by the government. They have to launch a scheme where government will pay that. इसे ना हमें कोई नई बात नहीं पूछ रही, तो दुनिया की यूनिवर्सल प्रैक्टिस। I think that is something which one has to fight for. As far as the budget is concerned, एजुकेशन में एक बड़ी बदलाव ये आई है, इसीलिए आपको पैसे भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा कि इससे पहले आपको जो स्कॉलरशिप्स वगैरह जो भी है, दैट यूज्ड टू बी ग्रांटेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टली गिवन बाय यूजीसी। आज की तारीख में जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, वो स्कॉलरशिप यूजीसी नहीं देगी, सिर्फ वो लोग एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड करेंगे डिपार्टमेंट ही एलोकेट करना होगा पैसे पूरा। मतलब बेनिफिशियरीज की बैंक अकाउंट में पैसा देंगे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसका मतलब ये हो गया है, जो 125 करोड़ जो ज्यादा दिख रहा है हमको आज, वो कम होगा आने वाले सालों में, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप स्कीम में एक बहुत बड़ी चेंज है, ये बदलाव है। तो उस तरह देखेंगे एजुकेशन की एलोकेशन भी बहुत कम है। सो देयरफॉर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन गवर्नमेंट हैज टू रीथिंक ऑन सम ऑफ दोस थिंग्स। एंड मैं ये भी बात फाइनली कहने दीजिए कि मैं दोबारा उसको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ। भाई, कम से कम जो नहीं दिया वो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जो पैसे आपकी बड़ी सेक्टर्स में जो ज्यादा पैसे दिए हैं, उस सेक्टर्स में कम से कम डिसेबल्ड लोगों को एक सेपरेट सेक्शन बना दो,
वो लोगों की एक्सेसिबिलिटी, सोशल ऑडिटिंग की जरूरत जो भी है, आओ ऑडिटिंग करना होगा। खास करके आपकी बड़ी जो सेक्टर है, इंफ्रा, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां आप 10 लाख करोड़ खर्च करना चाहते हैं, वहां पे कम से कम ये इंसिस्ट कीजिए कि एक्सेसिबिलिटी रहे, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद सोशल ऑडिटिंग भी एक कंपोनेंट बना दीजिए। तभी आपके पास कम से कम रिजल्ट आएगा। जो नतीजा ज्यादा अच्छा परफेक्ट होगा या परफेक्ट नहीं होगा वो दूसरी बात है, कम से कम आपके पास रिजल्ट आएगा, पता चलेगा लोगों की भाई ये एक्सेसिबिलिटी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एटलीस्ट नाउ दैट शुड बी ए न्यू डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे। ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सपेक्टेशंस। ऐसे नहीं लग रहा है कि भाई ये भी मैंने दानिश जी कहना होगा कि हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, जब 2019 की इलेक्शन से पहले जो फुल फ्लेज्ड बजट की फुल ईयर बजट था, उसमें ये खास करके आई है कि बहुत बड़ा एलोकेशन कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट ईयर द एक्सपेंडिचर वाज वेरी डिस्मल, मोर डिस्मल देन ऑल द 4 years। जब तब तक 4 साल तक जो पैसे खर्च किए हैं उससे बहुत ज्यादा कम पैसे खर्च किए, लेकिन एलोकेशन बहुत कर दिया। एक स्ट्रैटेजी था। तो 2019 में जब सरकार, ये जिस पार्टी ने लोगों के पास जा रहे थे, वो लोगों को कैंपेन बनाने के लिए पैसे बहुत दिखाया पेपर, लेकिन जब साल कंप्लीट हुई, उससे पता चला कि पैसे खर्च तो बहुत कम किया, लेकिन ये पेपर्स का नंबर जो है वो लोग यूज किया था कैंपेन करने के लिए। मुझे एक डाउट आ रहा है, इस बजट का भी यही स्थिति होने वाला है। जो भी नंबर्स होगा, तो 10 लाख करोड़ है जो भी होगा, लेकिन आई थिंक it is going to be the same strategy. You remember this, let us review it next year if we have the opportunity by God's grace. And then how much of this, my prediction is government is going to spend dismally low than all the 4 years gone by so far. And it will happen in all the sectors, because at the end of the day government wants to save money for the election year. They would only show these numbers on the papers, and already तो पार्टी कमिटीज बहुत, बट हर एक स्टेट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में कमिटी बना दिया कि कैंपेन करने के लिए बजट के अराउंड। तो ये नंबर सिर्फ वो लोगों की यूज में आएगा, काम में आएगा, वो लोग काम यूज कर लेंगे कि हाँ इतना पैसा है, ये पैसा है। लेकिन by January 2024, all of us are going to see a very different picture altogether. Most of this money is not going to be spent, because there is also now a challenge. उसके बारे में तो हम बात करने की टाइम नहीं है। The fiscal deficit जो प्रेडिक्शन कर रही थी गवर्नमेंट, वो फिजिकल डेफिसिट फुलफिल नहीं कर पाई आज तक। So they have a huge expectations, they huge estimations. They never succeeded in reaching those fiscal deficit levels. So therefore, all the more in the election year, they want to have a different projection. So we should be ready again for a very dismal expenditure. And unlike before, now every election year is going to be very different. So we will all be bracing for a very different future. But at least सरकार की sensitive रहने की जरूरत है। आज at the end of the day, in any election, in any democracy, in any country, whether it is a democracy or not democracy, either people are most important। दानिश जी, जो भी हो, वो विकलांग है या नहीं विकलांग है, then your roads, buildings and bridges are all for the people. If people are not safe, if people don't have the minimum satisfaction, the government has failed. And ultimately the people have to be the first and foremost consideration. Unfortunately, there are very few signs of that happening in this country. I'm quite disappointed about that. जी, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए, लोगों को इश्यूज समझाने के लिए। इसी तरह बातचीत का दौर जारी रहेगा। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।
दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा।